तो आज से हम एक नया चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, प्लांट किंगडम। इससे पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़े थे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहाँ पे प्लांट किंगडम था, वहाँ पे हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो छूट गया था, तो उसको यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैडर वॉर्ट, वेनस फ्लाईट्रैप और कुस्कुटा है। तो उसमें जो टॉपिक छूटा था उसमें ये चीज छूटा था कि ब्लैडर वॉर्ट, वेनस फ्लाईट्रैप और कुस्कुटा, इन तीनों में से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है और कौन सा पैरासाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये देखिए, ये जो इमेज है, ये इमेज किस चीज का है? तो ये है कुस्कुटा का। कुस्कुटा, यहाँ पे भी ये भी जो इमेज है, ये भी आपका जो इमेज है, ये भी कुस्कुटा का ही इमेज है। यहाँ पे जो इंसेक्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये वाला जो प्लांट है, इसका नाम है वेनस फ्लाईट्रैप। इसका पूरा नाम है वेनस फ्लाईट्रैप। और यहाँ पे जो जो ऊपर में दो इमेज दिख रहा है, ये जो दोनों इमेज है यहाँ पे, ये दोनों इमेज जो है, ये आपका इमेज है ब्लैडर वॉर्ट का। ब्लैडर वॉर्ट, ये दोनों इमेज ब्लैडर वॉर्ट, ये सब जितना भी है ये सब प्लांट है। अब यहाँ पे जो इमेज है, इमेज को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इंसेक्टिवोरस है और कौन सा कुस्कुटा है। तो कुस्कुटा जो है कौन सा पैरासाइट है? तो कुस्कुटा जो है ये आपका पैरासाइट है, क्योंकि पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे पे निर्भर हो। तो दूसरे प्लांट पे कौन सा है? कुस्कुटा। ये जो येलो कलर का दिख रहा है, यही आपका कुस्कुटा है, जिसको अमर बेल बोलते हैं। तो ये आप अपने घर के आसपास भी देखे होंगे। यहाँ पे वेनस फ्लाईट्रैप है। तो इस वेनस फ्लाईट्रैप में आप यहाँ पे देखिए, ये जो इसका प्लांट है, तो इस प्लांट का जो लीफ है, इस लीफ में यहाँ पे देखिए इंसेक्ट फंसा हुआ है। इसका नाम है वेनस फ्लाईट्रैप। तो ये क्या करता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये जो उड़ने वाले होते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह, उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने लीफ में, और उससे नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो होता है, वो नाइट्रोजन केमिकल इन लोग के बॉडी से मिलता है और इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये सब प्लांट में नाइट्रोजन डिफिशियंसी होता है। नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण इन लोग का एडेप्टेशन इस तरह का हो गया है कि ये इंसेक्ट को मार के उसमें से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैडर वॉर्ट, वेनस फ्लाईट्रैप और कुस्कुटा, तो इन तीनों में से जो दो है वो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ब्लैडर वॉर्ट और वेनस फ्लाईट्रैप। और कुस्कुटा जो है ये आपका क्या है? पैरासाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैडर वॉर्ट और वेनस फ्लाईट्रैप जो है, ये दोनों क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये नीट के एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। तो इसका नाम है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये देखिए, ये जो है ब्लैडर वॉर्ट, यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट अगर जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला लीड की तरह क्लोज हो जाता है, जैसे ढक्कन होता है उस तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी में पढ़ना है, लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम में हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? तो प्लांट किंगडम के अंदर हम लोग ऑल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। टोटल 5 तरह की चीज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, हम लोग के आसपास जितना भी प्लांट देखने को मिलता है, उसमें से 99% जो प्लांट होता है वो आपका एंजियोस्पर्म होता है।
जैसे यहाँ पे उड़हुल दिख रहा है, तो ये जो उड़हुल का प्लांट है ये भी क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल। तो इसमें भी हम लोग क्लासिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जो क्लासिफाई करते हैं प्लांट को, तो सबसे पहले के जमाने में अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहले केवल बाहरी जो चीज था मॉर्फोलॉजिकल, उसी को देख के हम लोग क्लासिफाई करते थे। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आपका था हैबिटेट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका कलर, जैसे उड़हुल का यहाँ पे रेड कलर देखने को मिल रहा है, नंबर, कितना नंबर होता है, कितने फ्लावरिंग हो गया, फिर फ्लावरिंग में कैलिक्स, कोरोला को भी देखते हैं, शेप ऑफ लीव्स, उसका लीफ का शेप कैसा है, जैसे लीफ का शेप भी अलग अलग तरह का होता है, कोई लीफ इस तरह का देखने को मिलेगा, कोई लीफ ऐसे रहेगा, कोई लीफ जैसे पपीता का आप देखे होंगे, पपीता का लीफ इस तरह से होता है। तो अलग अलग तरह का लीफ देखने को मिलता है। तो इन सभी के आधार पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे पहले क्लासिफाई होता था। एंड दे आर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। जो वेजिटेटिव वाला पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर छोड़ दें तो जितना भी पार्ट आता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसको कौन किए थे, लीनियस। लीनियस जो साइंटिस्ट थे वो आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे क्लासिफाई किए थे प्लांट को। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे। आर्टिफिशियल कहने का मतलब है जो मॉर्फोलॉजिकल के आधार पे किए थे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, लीनियस। तो यहाँ पे सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे जो क्लासिफाई होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसके बाद हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसमें हम लोग प्लांट का बहुत सारे नेचुरल एफिनिटी के बारे में कंसीडर करेंगे। जैसे एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ उसके इंटरनल फीचर को भी जानेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके इंटरनल हर एक फीचर के बारे में जानेंगे, हर एक सेल के बारे में जानेंगे, उसके एनाटोमी के बारे में जानेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप का है, कौन सा टिश्यू है, पूरा सेल के लेवल पे, एम्ब्रायोलॉजी, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट, जाइगोट से कैसे बनता है पूरा कंप्लीट, उसके बारे में भी जानेंगे, फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड। Such a classification for flowering plant was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। तो आपको बस इतना याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, तो बेंथम एंड हुकर। बस ये आपको याद कर लेना है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, तो वो आपको याद रखना है लीनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, लीनियस। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, बेंथम एंड हुकर। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी क्लासिफाई करते हैं उसके बेसिस पे, और आर्टिफिशियल में केवल एक्सटर्नल फीचर को देखते हैं। तो ये पॉइंट अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्लांट को देखिए ध्यान से, फर्स्ट जो प्लांट है उड़हुल का, तो ये जो प्लांट है इसको हम केवल बाहरी रूप को देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में जानकर अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसको कौन दिए थे? लीनियस। इसको कौन दिए थे? लीनियस साइंटिस्ट, लीनियस। अब यहां तक का आपको याद है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में है। जैसे यहाँ पे देखिए सेपल्स, सेपल को कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को कोरोला बोलते हैं। यहाँ पे है रेसेप्टल्स, यहाँ पे है पेडुंकल, फिर फिलामेंट, स्टेमेन, स्टिग्मा, इन सभी के बारे में है। तो ये इंटरनल फीचर है जिसको रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी ये आता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेम, रिसेप्टेकल, ओवरी कितना है, इसके अंदर के भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से, सेपल्स, स्टाइल। तो इन सब के बारे में अगर डिटेल से हम लोग मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ अगर हम लोग इंटरनल फीचर को भी देखते हैं तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन था ये कौन साइंटिस्ट दिए थे? बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। तो ये आपको याद रहेगा। इसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम मीन्स वो जो प्लांट है, वो जो एनिमल है, उसके पहले प्रीवियस, उससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म किस टाइप के थे उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसमें जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को भी देखते हैं ध्यान से, साइटो टैक्सोनॉमी को भी देखते हैं, और केमो टैक्सोनॉमी। अब ये तीनों क्या है? तो यहाँ पे देखिए फाइलोजेनेटिक का जब बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे है बर्ड्स, तो बर्ड के टाइम में ही दो तरह का, यहाँ पे डायनासोर बर्ड्स जिसका दो पैर था, तो दो पैर वाले, टू लेग्स, टू लेग वाले में कौन कौन आते हैं? बर्ड्स, बर्ड्स आपके हैं, और डायनासोर। तो यहाँ पे पता चलता है कि इसका इवोल्यूशनरी मतलब दो पैर वाले, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बर्ड्स है, बर्ड्स का उत्पत्ति डायनासोर से हुआ है। डायनासोर जब खत्म हो रहा था तो उसमें इवोल्यूशन हुआ और वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। तो इवोल्यूशन रिलेशनशिप भी हम लोग देखते हैं, तो उसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और केमो टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या चीज पढ़ते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो जो भी हम लोग को दिखता है, प्लांट का साइज, उसका लीफ का साइज, उसका स्ट्रक्चर, मतलब मैथ का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, साइज कितना है, शेप कितना है, कितना रेशियो से बढ़ रहा है प्लांट का लीफ, मतलब हर चीज, तो उसको कंप्यूटर में हम लोग एनालाइज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यहाँ पे नंबर ऑफ कोड्स से ये पूरा डिजाइन होता है सारे कैरेक्टर का, और वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी में हम लोग सेल के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटो का मतलब होता है सेल, तो सेल से रिलेटेड हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, कितना क्रोमोसोम है उस प्लांट में, उस एनिमल में कितना क्रोमोसोम है, जैसे हम लोग के बॉडी में कितना क्रोमोसोम है, 46। तो उसी तरह से अलग अलग प्लांट का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केमो टैक्सोनॉमी में हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो है नंबर ऑफ कोड्स के बारे में यदि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इस लीफ का कितना नंबर कोड्स, इसको पूरा डिजाइन करते हैं, इसका साइज कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसका लीफ में पेटल्स कितना है, कैलिक्स कितना है, ये जो रोज प्लांट है इसमें कितना कैलिक्स, कोरोला, कलर, हर चीज के बारे में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं साइटो, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है। तो देखिए, हर एक प्लांट का जो लीफ होता है उसका साइज छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा होता है। तो उसका साइज हम लोग माप लेते हैं और उसको कोड में बदल देते हैं कंप्यूटर में। फिर उसका जो फ्लावर का कलर है, फ्लावर में पेटल्स कितना है और सेपल्स कितना है, उस सब का नंबर हम लोग लिख लेते हैं, हर एक प्लांट का, हर एक का। और उस तरह से हम लोग कंप्यूटर में सब लिख लेते हैं। अब अगर कोई नया प्लांट आता है तो उसको उसके साथ मैच कराते हैं। यदि मैच करेगा तो उसके क्लासिफिकेशन में उसको रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सेल के आधार पे, सेल में क्रोमोसोम कितना है तो उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी। इसके बाद आपका है साइटोटैक्सोनॉमी के बाद। तो साइटोटैक्सोनॉमी के बाद क्या है, केमोटैक्सोनॉमी, जिसमें केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मक्का का यहाँ पे प्लांट है जी मेज। अब इस मक्का में इस तरह का केमिकल देखने को मिलता है, कैरियोफाइलिन। अब ये जो केमिकल है, ये केमिकल केवल मक्का में ही पाया जाता है, मक्का के जो लीफ होता है। अब इस लीफ में ये जो केमिकल है, ये केमिकल इसको चाहिए, क्योंकि यदि ये केमिकल नहीं मिलेगा तो इसका ग्रोथ डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये जो बीटल है, आपको ज्यादातर ये बीटल मेज के प्लांट पे देखने को मिलेगा। बरसात के टाइम में जब खेती होता है तो वहां पे बरसात के टाइम में ही मेज का खेती होता है, मक्का का। तो वहां पे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो मक्का पे आपको इस तरह का इंसेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको बीटल बोलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये केमिकल उसके लिए जरूरी है। इसीलिए जब ये इसके लीफ को खाएगा तो ये केमिकल्स उसको मिलेगा और वो अच्छे से ग्रोथ का डेवलप करता है। तो इसको बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। जैसे यहाँ पे ये जो प्लांट है, एक्टिनिया पॉलीगमा, इसमें एक्टिनिडीन केमिकल्स पाया जाता है, जो इस तरह के इंसेक्ट के लिए ज्यादा जरूरी है। तो वो जो इंसेक्ट है वो इसी पे रहेगा, इसी का जो लीफ है इसी को खाएगा, दूसरे पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी, जब केमिकल के बारे में एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जापान का लोटस है। इस जापान के लोटस में यहाँ पे देखिए इस तरह का तितली देखने को मिलता है। तो ये जो इंसेक्ट है इसी पे डिपेंडेंट रहेगा। और ये जो केमिकल है लीना मरीन, तो ये केमिकल आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है कि केमोटैक्सोनॉमी क्या है, क्योंकि ये बहुत कम ही लोगों को समझ में आता है। तो केमोटैक्सोनॉमी शायद आपको समझ में आ गया होगा। केमोटैक्सोनॉमी, यहाँ पे प्लांट में जो केमिकल्स है वो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि दूसरा केमिकल्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो केमिकल के आधार पे हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो इसी को बोलते हैं केमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलगी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अलगी के बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सिनेरियो देखने को मिल रहा होगा। ये जितना भी है ये सभी एक्वेटिक प्लांट, मतलब ये सभी आपको पानी के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग। अलगी के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होगा तो वो ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे वॉलवॉक्स, ये जो है इसका नाम है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स, तो ये जो है वॉलवॉक्स है और ये आपको कॉलोनी में देखने को मिल रहा होगा, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में रहता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉलोनियल। वॉलवॉक्स जो होता है वो आपका कॉलोनियल होता है। तो अलगी आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सिंपल होता है क्योंकि छोटा छोटा प्लांट देखने को मिलेगा। इसमें थाइलॉइड होता है। अब थाइलॉइड का मतलब क्या है, थाइलॉइड का मतलब होता है, थाइलॉइड का मतलब होता है जिस प्लांट को देख के आपको उसका रूट, स्टेम और लीफ के बारे में पता नहीं चलेगा कि किसको रूट बोले, किसको स्टेम बोले और किसको लीफ बोले, तो उसको बोलते हैं थाइलॉइड। जैसे वॉलवॉक्स में आप देख के बता सकते हैं कि इसमें रूट कहाँ है,
कहाँ पे स्टेम है, कहाँ पे लीफ है, तो नहीं बता सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं थाइलॉइड, जिसका हमको कुछ नहीं पता चलता है कि उसका रूट कौन सा है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, तो इसके बारे में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं थाइलॉइड। आप यदि इसको चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, प्लांट विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड थाइलस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अलगी जो होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है, सिंपल होता है और थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड का मतलब पता चल गया, जिसका रूट, स्टेम और लीफ नहीं पता चलता है। ऑटोट्रॉफिक, अलगी जो होता है वो खाना खुद से बनाता है। लार्जली एक्वेटिक, ये हमेशा समुद्र में ही देखने को मिलेगा और पानी के अंदर देखने को मिलेगा, रिवर वगैरह। बोथ फ्रेश वाटर और मैरीन, समुद्र में भी प्रेजेंट होता है और नदी तालाब में भी देखने को मिलेगा। दे ओकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, मोस्ट स्टोन्स, स्टोन पे भी देखने को मिलेगा, सोयल पे भी और लकड़ी पे भी कुछ कुछ में देखने को मिलता है। सम ऑफ देम आल्सो ओकर इन एसोसिएशन विथ फंगी, जैसे लाइकेन एंड एनिमल्स, स्लोथ बियर पे भी कुछ कुछ प्रेजेंट होता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी इज हाईली वेरिएबल, इसका साइज अलग अलग होता है। जैसे वॉलवॉक्स इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये समुद्र के अंदर कितना बड़ा बड़ा है, ये देखिए ये कितना बड़ा है, ये भी आपका कितना बड़ा है। इसको बोलते हैं केल्प। जो जो लैमिनेरिया होता है उसी को केल्प बोलते हैं। ब्राउन अलगी में आता है ये। तो यहाँ पे ये जो समुद्र में देखने को मिल रहा है इसका नाम है केल्प। ये भी आपका केल्प है। ये 100 मीटर का होता है, मतलब बहुत लंबा लंबा होता है समुद्र के अंदर, पूरा जमीन से लेके पूरा ऊपर तक। सोचिए 100 मीटर कितना बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे कोलोनियल जो अलगी है वो आपका वोल्वॉक्स है। फिलामेंटस अलगी, फिलामेंट का मतलब पता होगा, ये लंबा एकदम धागा की तरह रहेगा, जैसे यहाँ पे स्पाइरोगेरा है। और ये जो है ये आपका है यूलोथ्रिक्स। तो फिलामेंटस जो होता है वो आपका यूलोथ्रिक्स होता है और स्पाइरोगेरा। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, स्पाइरोगेरा और यूलोथ्रिक्स जो है फिलामेंटस होता है। ये फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म केल्प, कुछ केल्प बनाता है जो कि मैसिव प्लांट बॉडी होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र में। यदि कभी मौका मिलेगा जिंदगी में समुद्र में जाने को तो वहां पे ये देखने को मिलेगा केल्प। इसके बाद यहाँ पे देखिए द अलगी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो अलगी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव भी होता है और सेक्सुअल तीनों होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के साथ मेनली देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जो मेनली जू स्पोर के रूप में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग गैमिट के साइज के अनुसार यहाँ पे अलग अलग में क्लासिफाई किया गया है। जैसे तो यहाँ पे आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है आपका वो है आइसोगैमस। तो जो फर्स्ट है वो आपका है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब होता है, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। यहाँ पे आइसो है इसका मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे जो गैमिट होगा उसका सिमिलर साइज देखने को मिलेगा, सिमिलर इन साइज। तो यहाँ पे जो साइज होगा वो सिमिलर होगा। आइसोगैमस में 2 अलगी का नेम है, पहला है यूलोथ्रिक्स और सेकेंड जो है वो है स्पाइरोगैरा। अब ये जो यूलोथ्रिक्स है इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए यूलोथ्रिक्स के पास फ्लेजेला होता है,
तो ये जो होता है फ्लैजेलेटेड होता है। और स्पाइरोगैरा जो होता है इसके पास फ्लैजेला नहीं होता है, तो ये नॉन फ्लैजेलेटेड होता है, नॉन फ्लैजेलेटेड। इसके बाद जो सेकेंड है आपका वो है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस जो है इसका मतलब हुआ कि इसके पास जो साइज होगा वो सेम टाइप का नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी सिमिलर इन साइज। तो यहाँ पे साइज सेम तरह का देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें एक ही एग्जाम्पल जिसका नाम है यूडोरिना। यूडोरिना। थर्ड जो है आपका उसका नाम है ओगैमस। ओगैमस। ओगैमस के अंदर जो एग्जाम्पल है उसका नाम है वोल्वॉक्स और फ्यूकस। अब ओगैमस में क्या होता है, इसमें जो मेल गैमिट होगा, इसके अंदर जो मेल गैमिट होगा वो मोटाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह, मतलब इसके पास फ्लैजेला होगा। तो ये मोटाइल होता है, ये मूव करता है। और जो फीमेल गैमिट होगा, जो फीमेल गैमिट होगा वो नॉन मोटाइल होता है। जैसे हम लोग में ह्यूमंस में वैसे ही होता है जैसे इस अलगी में होता है। तो हम लोग में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है और जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पे रहता है। तो फीमेल गैमेट तो इसका क्या होगा, नॉन मोटाइल। जैसे ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो इन तीनों का यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना। आइसोगैमस में दो एग्जाम्पल याद रखना है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। यूलोथ्रिक्स के पास फ्लैजेला होता है, स्पाइरोगेरा के पास फ्लैजेला नहीं होता है। इन आइसोगैमस में जिसकी डी सिमिलर इन साइज होता है तो इसमें आता है यूडोरिना। और ओ गैमस में वोल्वॉक्स और फ्यूकस। ये तीनों याद कर लेना है। तो ये तीनों जो है आपको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिस गैमिट्स कैन बी फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो यूलोथ्रिक्स है तो वही चीज वहां पे लिखे थे। एंड नॉन फ्लैजेलेटेड बट सिमिलर इन साइज जो कि स्पाइरोगेरा है। तो आइसोगैमस में दो एग्जाम्पल होता है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगेरा। वैसे ही एन आइसोगैमस है, वैसे ही ओ गैमस है। तो जो वहां पे लिखे हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका इमेज है, ये इमेज जो है ये आपका फीकस का है। फ्यूकस, यहाँ पे देखिए फ्यूकस। ये जो फ्यूकस है, इस फ्यूकस में यहाँ पे देखिए गोल गोल इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पानी जो रहता है एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो फ्यूकस है, ये जो फ्यूकस है, इस फ्यूकस से होम्योपैथिक दवा भी बनाया जाता है, जो कि डायबिटीज और मोटापा इस सब के लिए यूज होता है जनरली। तो इसका नाम है फ्यूकस वेसिकुलस। ये होम्योपैथिक दवा है। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो फ्यूकस जो है वो आपका क्या है, ओगैमस। ओगैमस में दो एग्जाम्पल आता है, फ्यूकस और वॉलवॉक्स। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अलगी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। तो यहाँ पे अलगी जो है हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे वहाँ होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल था। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन अर्थ इज कैरीड आउट बाय अलगी। तो अलगी जो होता है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। यदि ऑल्गी को हटा दे तो हम लोग को ऑक्सीजन का बहुत कमी हो जाएगा, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट भी, मतलब एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल्स जो फिश वगैरह हैं वो भी बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट।
तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर द पारामाउंट इम्पोर्टेंस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। और बहुत ज़्यादा इन ऑल्गी में प्रोटीन होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है। मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, तो पोरफायरा का बहुत सारा स्पेसीज है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है ये आता है पोरफायरा, इसका नाम है पोरफायरा। ये देखिए ये जो है रेड कलर का देखने को मिल रहा है। तो ऑल्गी को कलर के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। रेड ऑल्गी, सबसे पहला है ग्रीन ऑल्गी। ग्रीन ऑल्गी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफाइसी, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ग्रीन वाला होता है। यहाँ पे फेयूफाइसी, फेयूफाइसी का मतलब होता है ब्राउन ऑल्गी। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड ऑल्गी। तो जो पोरफायरा है वो आप देखिए यहाँ पे, ये जो है ये आपका रेड कलर का है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया, जो आपको ब्लू कलर का देखने को मिल रहा होगा, ब्राउन कलर का। तो ये जो है ये फेयूफाइसी है। यहाँ पे देखिए ये जो है इसका नाम है सारगासम, इसका नाम है सारगासम। तो ये जो सारगासम है ये भी आपको ग्रीन कलर का तो दिख नहीं रहा है, दैट मीन्स ये भी ब्राउन कलर में आ जाएगा। तो ब्राउन ऑल्गी ये भी है सारगासम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है मैनी स्पेसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगासम आर अमोंग 70 स्पेसीज ऑफ मैरीन ऑल्गी। समुद्र में 70 स्पेसीज इस तरह का है जो कि ज्यादातर फूड में इस्तेमाल होता है। तो जो समुद्र के किनारे जितना भी देश है, जैसे जापान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो ये सब जो देश है इन सब में ये ऑल्गी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। और इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब यदि एक सूप इसका बना के पियेंगे 1 गिलास तो पूरा दिन भर रह सकते हैं हम लोग बिना खाए पिए, इतना ज्यादा इसमें एनर्जी होता है। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids। तो हाइड्रोकोलोइड्स होता है जिसमें वाटर होल्ड किया जा सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, जैसे उसमें वहां पे फ्यूकस देखने को मिला था। एग्जाम्पल अल्जीन जो ब्राउन अल्गी होता है, और कैराग्रीन जो रेड अल्गी होता है। इसमें ज्यादातर आपको ज्यादातर पानी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वाटर को होल्ड कर लेता है। तो अल्जीन का मतलब क्या है, ब्राउन अल्गी, ये आपको ध्यान में रखना है। कैराग्रीन का मतलब क्या है, रेड अल्गी। तो यहाँ पे देख लेते हैं अल्जीन। तो ये देखिए ये जो है अल्जीन का मतलब क्या है, ये लोगों को नहीं समझ में आता कि आखिर अल्जीन क्या है। वहां पे लिखा हुआ ब्राउन अल्गी। तो अल्जीन कहने का मतलब ये है कि ये जो है जो ब्राउन अल्गी वाले जो अल्गी हैं, मतलब ब्राउन अल्गी जो है उसको क्रश करके उससे जो कार्बोहाइड्रेट निकाला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब इस कार्बोहाइड्रेट में जनरली बहुत सारा केमिकल्स देखने को मिलेगा। जैसे एक केमिकल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, सोडियम अल्जीनेट। तो ये जो केमिकल है सोडियम अल्जीनेट ये प्रेजेंट होता है उसमें। तो ये जो सोडियम अल्जीनेट है इसका जनरली बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, मेडिकल में भी और टूथपेस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे टैबलेट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो हम लोग टूथ पेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सोडियम अल्जीनेट होता है। यदि टूथपेस्ट का वहाँ पे कंपोजिशन में जाके देखिएगा तो वहाँ पे ये चीज लिखा हुआ मिलेगा। तो जो हम लोग दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट, क्लोजअप, तो सब में आपको ये देखने को मिलेगा अल्जीन। तो वहाँ पे अल्जीन उसमें रहता है, इसीलिए सॉफ्ट और जेली टाइप से रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो दिख रहा है ये क्या है, तो देखिए इसका भी नाम सारगासम है, सारगासम। ये देखिए हाथ में रखा हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो ये जो है ये भी सारगासम है। सारगासम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यदि समुद्र में जाइएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं, कैराग्रीन का मतलब क्या है, रेड algae विच आर यूज कॉमर्शियली। ऑगर, ऑगर जो होता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अभी बताएंगे।
वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ऑफ ग्रासिलेरिया। ये जो है रेड अलगी है, और ये जो रेड अलगी है ये जो ऑगर है, ऑगर किससे बन रहा है? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। जेलिडियम और ग्रासिलेरिया आर यूज्ड इन ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेली। तो इसका इस्तेमाल जनरली आइसक्रीम और जेली बनाने में होता है। जो केक और आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसमें ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाँ, तो इसका नाम आप लोग को बता देते हैं। ये जो है इसका नाम है ग्रासिलेरिया। ग्रासिलेरिया और इसका नाम है जेलिडियम। तो लगभग दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। ग्रासिलेरिया और जेलिडियम एक ही जैसा जनरल देखने को मिलता है। ये भी आपका यही है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही टाइप का है। एक बस पतला होता है, एक मोटा होता है। तो इन दोनों को मिक्स करके ही आपका अगर अगर तैयार होता है। यहाँ पे देखिए, अगर अगर प्लांट बेस्ड जेलाटिन पाउडर। इस पाउडर का जनरली आइसक्रीम वगैरह बनाने में, जेल तैयार करने में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, लैब में जब हम लोग इसको तैयार करते हैं तो इस तरह से रखते हैं, और फिर इसको कल्चर प्लेट में हम लोग रख देते हैं, और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो करता है, जिसका मल्टीप्लाई करके बहुत सारा बना लेगा, जिसको बोलते हैं चॉकलेट अगर। तो जो आप लोग चॉकलेट वगैरह खाते हैं अच्छे फ्लेवर वाले, डार्क चॉकलेट, तो उसमें जनरली आप अलगी भी खाते हैं साथ में। आपको भला ही पता नहीं चलता है क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अलगी का भी इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये कितना अच्छा अच्छा फ्लेवर, कितना अच्छा डिजाइन बनाया गया है। तो ये जेली टाइप से है, और ये भी आपका ग्रेसिलेरिया से ही बनाया गया है, जिसको अगर अगर बोलते हैं। लेकिन ये सब जो है, इसको हम लोग फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, मतलब फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है, और फिर ये मार्केट में आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दोनों कितना अच्छा से आइसक्रीम खा रहे हैं। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको भी जाना है, आइसक्रीम खाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से आइसक्रीम खाया जा रहा है। तो इस आइसक्रीम के ऊपर में जो है, जो जेल टाइप से आपको देखने को मिलता है, तो यही जो जेली लाइक सब्सटेंस है, यहीं पे आपका अगर अगर इस्तेमाल हुआ है। इसमें देखिए, ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर का इस्तेमाल हुआ है। और वो अगर में कौन सा आता है? जेलिडियम, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। ग्रेसिलेरिया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर में कौन सा आता है। तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसके बाद यहाँ पे है क्लोरेला। तो क्लोरेला यूनिसेलुलर अलगी। तो एक यूनिसेलुलर अलगी है, ये भी ध्यान में रखना है कि यूनिसेलुलर अलगी कौन सा है। तो क्लोरेला यूनिसेलुलर अलगी है, जो कि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। स्पिरुलिना और ये जो है क्लोरेला, ये बहुत ज्यादा फूड के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो क्लोरेला सबसे ज्यादा प्रोटीन है, इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कौन इस्तेमाल करते हैं जनरली? तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में, तो वहां पे ज्यादातर खाना नहीं लेके जा सकते हैं। तो ज्यादा खाना नहीं ले जा सकते, तो उन लोग क्या करते हैं, इस अलगी को ही ले जाते हैं, क्लोरेला, वहीं पे ग्रो करते हैं और वहीं पे खाते पीते रहते हैं। अब सोचिए उन लोग का जो जीवन है वो किस टाइप का है। तो क्लोरेला उन लोग का मेन फूड है, उन लोग वहीं पे खाते हैं ज्यादातर। इसके बाद अलगी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फेयूफाइसी और रोडोफाइसी। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है अलगी का, जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्लोरोफाइसी, फेयूफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर आपका इसी पे होगा।